सरकार की जो मशीनरी काम करती है, सरकार के जो हाथ पांव हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। वो चाहे चपरासी हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, वो चाहे बाबू हो, वो चाहे टीचर हों, वो तमाम सेंट्रल नौकरियों में रेलवे से लोग हों, बिजली बोर्ड से हों, या तमाम सारे जो और अन्य विभाग हैं उनसे हों, यहाँ तक जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उन सब के लिए अमृत महोत्सव ओपीएस अमृत है। और हम सबको एनपीएस से आज़ादी चाहिए। कारण इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने देश में विकास होते हैं या विकास के आंकड़े पेश किए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं सबका योगदान होता है, लेकिन शिक्षकों, कर्मचारियों और तमाम विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर अमृत महोत्सव में ओपीएस रूपी आप गिफ्ट देते हैं तो हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रधानमंत्री से विशेषकर अपील करते हैं। एक अच्छा अवसर है, 75 वर्ष आज़ादी के, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी में कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन मिल जाती है तो वास्तविक रूप से अमृत महोत्सव बन जाएगा। सिर्फ नारा नहीं होगा, हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में ओपीएस अमृत है। तो हम सारे साथी जुड़ चुके हैं, उनके कमेंट भी लगातार आ रहे हैं और बहुत तमाम सारे साथी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। साथ में राष्ट्रमंडल खेल अभी हुआ है, उसमें भारत के तमाम खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। हमारा देश आगे बढ़े, खेल की दुनिया में बढ़े। अभी अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव हुआ है। मैं राष्ट्रपति महोदया को, उपराष्ट्रपति महोदय को भी अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूं और अपनी बात अब शुरू करता हूं। अभी तो बधाइयाँ और निवेदन था, अब अपनी बात जिस विषय के लिए मैं आपके बीच में आया हूं उस विषय को रखता हूं। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोग लड़ रहे थे तो उस समय लोगों को खुद नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, अगला निर्णय क्या होगा, अगली सफलता क्या होगी, उनको नहीं पता था। उनको बस एक जुनून था कि देश को आज़ादी चाहिए, बस देश को आज़ाद कराना है। उस रास्ते में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, क्या झेलना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी इस लड़ाई का कहीं नोट किया जा रहा है, कल इतिहास का पन्ना दर्ज होगा, उनको भी नहीं पता था। ना उनको लालसा थी, उनको भी नहीं पता था कि मैं आज़ादी का स्वाद चख पाऊंगा, रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। फिर भी मतवाले थे, फिर भी दीवाने थे, फिर भी लड़ रहे थे और उनसे लड़ रहे थे जिनका पूरी दुनिया में सूर्य अस्त नहीं होता था। इसी भारत भूमि की मिट्टी के उन नौजवान, उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आज़ादी दिलाई जिसको लोग असंभव कहा करते थे। और एक बात और कह दूं, जब भी उन्होंने आज़ादी मांगी तो अंग्रेजों ने नहीं कहा आइए आइए आज़ादी ले जाइए, उन्होंने कहा नो, उनका नहीं, उनका नहीं, उनको आज़ादी चाहिए, नहीं, उनका नहीं, मैं लेकर रहूँगा, मैं नहीं लेने दूंगा। हर बार नो 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 आया, लेकिन वो जो सिर फिरे थे वो माने नहीं, वो रुके नहीं, वो ठहरे नहीं, वो बाधाओं से के बीच में भी घिरे नहीं, लड़ते रहे। एक बिलीव था, एक अंदर से विश्वास था कि देश मेरा है और देश को आज़ाद कराना हमारा फर्ज है। और आज़ाद हुआ। अंग्रेजों के लाख मना करने के बाद भी मैं जिस मुद्दे को लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे देश के 70 लाख कर्मचारियों के लिए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ ये असंभव नहीं है, आपकी पुरानी पेंशन असंभव नहीं है। एक बार आप अपने मन के अंदर विश्वास बना के देखिए कि पुरानी पेंशन संभव है। और कल तक तो लोग कहते थे ये केंद्र का विषय है, कल तक लोग कहते थे असंभव है। मैं तो एक ही बार कहता हूँ, जैसे आज़ादी के मत वालों ने अपने को बस कहा कि मैं भारतीय हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं भारतीय हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। वो किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म के चक्कर में नहीं थे। उन्होंने कहा मैं पंजाब से हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि मैं आंध्रा से हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उन्होंने नहीं कहा मैं बिहार से हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ मैं भारतीय हूँ और मुझे आज़ादी चाहिए।
और मैं आज आपसे इस 9 अगस्त के मौके पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपके अंदर भी वो जुनून पैदा होना चाहिए, वो जुनून पैदा होना चाहिए आपके अंदर। बस एक ही बात होना चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मुझे पेंशन चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मैं पुरानी पेंशन चाहिए। कौन जात, कौन धर्म, कौन किस वर्ग, कहाँ, किस क्षेत्र, किस राज्य से कोई लेना देना। यही नारा अगर आपने सार्थक कर दिया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सामने, आंखों के सामने पुरानी पेंशन अभी 3 राज्यों में हुई है, आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान में होगी। आप कह सकते हो दिक्कतें बहुत, परेशानियां बहुत है, घोर अंधेरा है, तानाशाही सरकारें हैं, लेकिन मैं उसी के बीच कहता हूं, मैं उसी के बीच आपसे अपील करता हूं, जब अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी पूरे संसार को उजाला दे जाती है। और NMOPS वो दीप है, वो दीप है जो रोशनी दिखाने का काम किया है। 3 राज्यों में रोशनी जल रही है और मैं तीनों राज्यों के लोगों को भी अपील करना चाहता हूं, आप पुरानी पेंशन में, हमारी 2 जगह प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई, एक जगह अभी राज्य में झारखंड में प्रक्रिया के अंदर है। लोग कहेंगे प्रक्रिया के अंदर है ना, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर अभी तो वहाँ बहुत क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई जो बचा हुआ आप करा दो सिर्फ आलोचना के लिए यहाँ ना बैठिए, आप अपना क्या आपकी जिम्मेदारी उसको करिए, जो लोग कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाइए, उनके हौसला बढ़ाइए। और अभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक राज्य तो मुफ्त में मिलने जा रहा है। मैं बिहार के साथियों से बहुत अपील करना चाहता हूँ, संगठन को मजबूत करिए। 1 तारीख को मैं पटना में गया तो घोषणा करके आया था कि 1 सितंबर को आप ब्लैक डे मनाइए, और आपके सामने एक बड़ा चांस खुल गया है। आज वहाँ के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित रूप से बिहार के लोगों को बहुत निकट, बहुत जल्दी पुरानी पेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं, बशर्ते वो अपने संगठन को, अपने संघर्ष को मजबूत करें और तेज करें। मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, NMOPS बिहार की अपनी पूरी टीम से, एक मौका आपके पास आया है और बहुत अचानक मौका आया है, इसीलिए मैं आप पूरे देश से कहना चाहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों आप अपना संघर्ष जारी रखिए। परिस्थितियां बदल जाती हैं और अचानक अभी बिहार में आज परिस्थितियां बदली हैं, और जो लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं वो लोग अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी की रैलियों में खूब पुरानी पेंशन पर अपनी बात रखे हैं, और हम समझते हैं कि सरकार में आने पर वो अपनी बात पर कायम होंगे और वो बिहार के लोगों को पुरानी पेंशन जैसी सौगात इस अमृत महोत्सव में मिले। ये मैं वहाँ सरकार से अपील करना चाहता हूँ और अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, संघर्ष को और तेज करो, संगठन को और तेज करो। एक बात दिमाग में रखो, बस इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई एक बैनर है तो पुरानी पेंशन के लिए NMOPS है, इधर उधर नहीं। और ध्यान लीजिए, जब से 3 राज्यों की बातें आगे बढ़ी हैं, तमाम लोग अपना अपना पैड लिए घूम रहे हैं। उन पैडों के चक्कर में और पदों के चक्कर में न पड़िए, एक लाइन पर एक पर रहिए। जिसने शुरुआत की इस आंदोलन की, जिसने इसकी नींव रखी है, जिसने सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाया है, बस एक नज़र गड़ाए रखिए, NMOPS का बैनर हो और पुरानी पेंशन का संघर्ष हो। आपके बीच में लोग आएंगे, पैड लेके आएंगे, पद लेके आएंगे, बड़े बड़े पद लेके। हमें पदों की ज़रूरत नहीं, हमें पेंशन की ज़रूरत है। और आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, इतने तो नादान ना बना करिए कि लड़ाई धारा किधर चल रही है, समुद्र की धारा किधर जा रही है, और आप नदी नाला और तालाब ढूंढ रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के इस 15 अगस्त पर आने वाले में एक संकल्प लीजिए कि NMOPS के बैनर, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रीय लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अटेवा के आह्वान पर सदस्यता और सहयोग अभियान चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं उन सबको कार्यालय सहयोग के लिए बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मतें दिखाई है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और पहली बार उत्तर प्रदेश में अटेवा में ब्लॉक लेवल तक कैडर तैयार होने जा रहा है। इस शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में एक नया आयाम देगा, और शिक्षकों कर्मचारियों को किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पैरोकारी, उसके दरबारगिरी के लिए नहीं है। और यह बैनर कभी भी किसी सत्ता का दरबारगिरी नहीं किया है, संघर्ष किया है और लोगों के लिए संघर्ष किया है। हमारे पास भी तमाम दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, हमारे लोगों पर तमाम दिक्कतें परेशानियाँ आती है, तमाम लोगों को परेशान भी किया जाता है। हम भी समझौता करके तमाम सारे लाभ हमारे लोग भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मुद्दे को नहीं छोड़ा। कोई कह सकता है
लोगों ने अपनी अपनी पार्टी अपने रंग हिसाब से बदले हैं, लेकिन अटेवा एनएम ओपीएस अपने मुद्दे के लिए खड़ा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी ने बात रखा, हम हमारी बात को उठाया तो हम साथ में थे। हम राजस्थान में अगर उठाया तो गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हुआ, मैं भूपेश बघेल साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। झारखंड में हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन सी पार्टियां कहाँ कहाँ थी, आप चिन्हित करिए। हम पार्टियों के लिए नहीं, अपने मुद्दे के लिए नहीं। और मुझे खुशी है अपने साथियों पर उनके संघर्ष के दम पर सरकारों को मुद्दे पर लाया हूं, सरकारों को मुद्दों पर झुकाया गया है। और आप लगातार साथ देते रहें, वो दौर भी आएगा जब अन्य सरकारें राज्य की और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर झुकेगी। अभी आपको एक और अच्छी खबर आपको दिख ही रही होगी, लगातार आप सब देख ही रहे होंगे, हिमाचल के साथियों का संघर्ष। वहाँ के प्रदीप ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष और भरत शर्मा महासचिव और उनकी पूरी टीम, हमारे एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय कलाकार माननीय नरेश ठाकुर साहब और हिमाचल की पूरी टीम ने जो संघर्ष, जो जज्बात दिखाया, मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और हिमाचल के साथियों से कहना भी चाहता हूं, ये लड़ाई आपके अकेले नहीं रह गई है। आपको पेंशन बहाल हो जाए, आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान की निगाहें हैं। इसलिए संघर्ष आप कर रहे हैं, उसके लिए बधाई, लेकिन इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है, क्योंकि पूरा देश हिमाचल की तरफ इस समय देख रहा है। उत्तर प्रदेश से पोस्टल बैलेट की गर्मी जो निकली, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड होते होते अब अगले चुनाव में जो हिमाचल दिसंबर में होने जा रहा है, एक निर्णायक मोड़ है इस आंदोलन के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एनएम ओपीएस का संघर्ष अपने उस टॉप मुकाम पर आ गया है, जहाँ हिमाचल इस बात को तय करेगा कि सत्तारूढ़ दल अगर देता है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। जयराम ठाकुर अगर पुरानी पेंशन हिमाचल के साथियों को देते हैं, मैं खुले मन से पूरे संगठन तरफ से उनका स्वागत करूंगा। पूरा देश उनका स्वागत करेगा। आपके पास एक मौका है। हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, कब किसकी खटिया खड़ी हो जाती कुछ पता नहीं चलता है। आपके पास भी मौका है हिमाचल को सौगात देने का, दे जाइए, इतिहास दर्ज हो जाएगा। और आपको जानकारी बता दें, केंद्र सरकार से भी पहले हिमाचल में लग गई थी, सबसे पहले पेंशन बंद की गई, पुरानी पेंशन हिमाचल में। आपके पास मौका है, इतिहास दर्ज करिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, जो पेंशन नहीं बहाल करेगा वो बाहर भी हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि पेंशन बहाल होगी या आप बाहर होंगे। अभी जस्ट एक सवाल जो चल रहा है, हम सब पुरानी पेंशन के लड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी जब शुरुआती दौर में हम लोग लड़ा करते थे, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत भाई, महासचिव स्थित प्रजन्ना जी, बीतेश खांडेकर साहब और तमाम हमारे साथी, चाहे कर्नाटका से विशांताराम जी हों, हिमाचल से नरेश ठाकुर जी हों, या तमाम और राज्यों के हमारे साथी, संगठन के साथी, सहयोगी साथी, तमाम सारे लोग सब सुना करते थे ये नहीं हो सकता। अब लोग कह रहे नहीं राज्यों में हो जाए, केंद्र में नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ 24 में आपने शिद्दत से संगठन के हिसाब से, संगठन की बनाई हुई रणनीति पर चलते हैं तो 24 के पहले पहले केंद्र सरकार जिसको आप मान के चल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अटेवा एनएम ओपीएस का साथ देना, तमाम सहयोगी संगठनों, तमाम राज्यों का जो आह्वान करते हैं उनमें साथ देना। 24 के पहले पहले पूरे हिंदुस्तान को पुरानी पेंशन मिल सकती है। ये तय करेगा आपका संघर्ष कितना बड़ा है। हाँ, एक साथ इसी साथ कहना चाहता हूँ, तमाम लोग घरों में बैठ के सरकारों को बहुत दोष देते हैं। उनको मीटिंगों में बुलाओ तो नहीं आते हैं, रैलियों में बुलाओ नहीं आते हैं। उनको ये लत छोड़नी पड़ेगी। आपका गया है, क्या बोला जाता है, ओल्ड इज गोल्ड, और ओपीएस क्या है, गोल्ड है। और इतनी बड़ी छीन गई ये चीज़ें, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं सरकारों का दोष है, मुख्यमंत्रियों का दोष है। लेकिन आप अगर अपने घरों से नहीं निकलते हैं, आप अगर इस आंदोलन में साथ नहीं देते हैं, तो सरकार से बड़े दोषी आप हैं। और आपको क्या करना है, संगठन जो आह्वान करता है वहाँ खड़े हो जाइए। इतने से 3 राज्यों में सफलताएं अगर मिली हैं तो आने वाले समय में और सारे राज्यों में भी सफलताएं मिलेंगी। अब निजीकरण, कल लोकसभा में
बिजली अमेंडमेंट पेश किया गया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल, और ये केंद्र सरकार खास करके जब भी कोई पॉलिसी लाती है तो एक ही बात करती है कि लोगों को गुमराह कर रहा है। भाई कोई गुमराह कर रहा है, आप सही चीज़ बताइए ना। बिजली का जो आया है निजीकरण का सीधा सीधा रास्ता है। रेलवे का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, रेल BSNL का, जो भी सब निजीकरण। आपसे मैं कहना चाहता हूँ NMOPS अटेवा के अलावा निजीकरण किसी संगठन के एजेंडे में नहीं है। क्यों? यही बात 2004 में वर्तमान संगठनों नेतृत्वकर्ताओं ने किया था। लोगों की जुबान नहीं खुली थी, उसका भुगतान आज हम सब कर रहे हैं। अगर निजीकरण पे भी आप अगर नहीं बोलते हैं, जिसका मतलब आपकी सहमति है, और ये NPS से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि NPS उसका एक पार्ट है। मैं बार बार इस बात बताता हूँ, निजीकरण के खिलाफ भी सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन हमारी तभी मिलेगी जब हम नौकरियों में होंगे, जब हम संस्थाओं में होंगे, हम पदों पर होंगे। और ये सरकार बिल्कुल तुली हुई है निजीकरण के हर चीज़ का। और एक ही हवाला दिया जाता है कि बजट की कमी है, एक ही हवाला देता है कि ये सुस्त हो गया विभाग, यही बताया जाता है कि ये तो बेकार हो गया है, ये बेकार हो गया विभाग। अगर बिजली विभाग की खपत की बात आप करते हैं और उसके बजट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ता। हर विभाग को एक ही बात बता बता के आप ख़त्म कर रहे हैं, एक ही बात बता बता ख़त्म कर रहे हैं। आप तो दुनिया के सामने सदन में खड़े हो करते हैं कि सरकार के जो बजट है वो घाटे में है। तो क्या सरकार को ख़त्म कर दिया जाए? क्या सरकार की व्यवस्था बनाई गई उसको ख़त्म कर दिया जाए? वो भी तो घाटे में है। अगर सरकारी संस्थान घाटे में है तो उसको सही करने का काम आप ही को है। और मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि जो संस्थान घाटे में है उससे वो दोपति क्यों ले रहा है, और अगर फायदे में है तो आप बेच क्यों रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं, ये देश रहेगा, ये व्यवस्था रहेगी, प्रधानमंत्री आते और जाते हैं, लेकिन आपके माथे पर निजीकरण का वो कलंक होगा जो इतिहास की आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। जैसे 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सद्य अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन खत्म करके काम किया। आज उनके तमाम कृत्यों के बाद भी हिंदुस्तान का शिक्षक कर्मचारी उन्हें इस बात के लिए दोषी मानता है। निजीकरण के लिए आप जैसे प्रधानमंत्री को भी सदियां याद करेंगी। इस व्यवस्था को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि सरकारी संस्थाओं को बेच दीजिए, बल्कि इसलिए बनाया गया कि सरकारी संस्था और मजबूत हों। और मैं कहना चाहता हूं, खुली बात कहना चाहता हूं, अगर निजीकरण होता तो किसी जात धर्म का नुकसान नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। हर चीज आपकी निजी हाथों में चली जाएगी। मंदिर सार्वजनिक होता है, चिकित्सालय सार्वजनिक होता है, पार्क सार्वजनिक होता है, कोई भी जा सकता है, स्कूल सार्वजनिक होता है, कोई भी जा सकता है। किसी का व्यक्तिगत घर हो, निजी घर हो, आप उसमें घुस के दिखाइए, नहीं घुस सकते। तो निजी का मतलब हुआ किसी एक के हाथ में चली गई सारी व्यवस्था, और वो हमारी भारतीय संविधान के हिसाब से भी सही नहीं है। भारतीय संविधान भी इस बात को कहता है कि वंचित, पीड़ित, दुखी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल एक मरहम का काम करता है। स्कूल उनके लिए एक ऐसा द्वार होता है जो विकास का नया रास्ता। या जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी शिक्षा और नौकरी घटा दीजिए, फिर अपनी लाइफ स्टाइल को देखिए, आप कहाँ खड़े होंगे। और जब संस्थान नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगे, पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं, तो आप कल्पना करो कि हम आप लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, आज जो भी हैं उसी शिक्षा और उसी कंपटीशन नौकरी दम पे खड़े हुए हैं। और आज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जो विकास का रास्ता होता है वो नौकरियां होती हैं, सबसे बड़ा रास्ता होता है, और उस रास्ते को बंद किया जा रहा है। और हम पार्टियों के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में हमारे साथ घटना घट रही हो, हम चुप हैं। मुझे तो कहते हुए दुख हो रहा है, तमाम लोगों से मैंने सुना मेरे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, पेंशन महत्वपूर्ण नहीं। मुझे दुख होता है कितना मोटा चश्मा उनके ऊपर हो गया। और जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उनको पेंशन है, उन्होंने कभी उनसे सवाल नहीं किया होगा कि आप मेरी पेंशन खत्म कर दी, अपनी क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए आप लड़ रहे हो, उनके लिए आप मजबूत आधार दे रहे हो, उनको चंदा दे रहे हो, उनके लिए लोग इकट्ठा कर रहे हो जो पेंशन में हैं, और आपको लोगों ने पेंशन से वंचित कर दिया।
और आप कहते हो कि हाँ मैं तो वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ, वैचारिक रूप से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पेट पर लात मारा जाए, मैं बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे कोई नेता बहुत पसंद है, मुझे कोई पार्टी बहुत पसंद है, मुझे कोई विचारधारा बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपके पेट पर अगर लात मारती है तो आप क्या करोगे? एक बुद्धिजीवी हो, मैं आप पर सवाल छोड़ता हूँ। और जिनके चक्कर में पड़े हैं, मिनटों नहीं बदलता, टिकट नहीं मिलता, इधर से उधर हो जाते हैं। आज बिहार इधर से उधर हो गया। जिनके लिए लुगड़े थे, अच्छे से शब्द बोले थे, वो सब खराब हो गए। जिनको बुरे बोले थे, आज वो जयकार हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के चक्कर में पड़िए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए। आप अगर उस दल में भी हैं तो आप उठाइए, आपकी तो और अच्छी बात है। आप कहिए कि आप, मैं मुख्यमंत्री आप बनाया हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनाया हूँ, मेरी पेंशन तो आप दीजिए। मैंने तो आपको पेंशन अपने बोर्ड से दे दिया और आपके बोर्ड से वो पेंशन भोगी हो गए। जितने भी बिहार में यार पद से हटेंगे, कल से पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में अभी सरकारें बदली, लेकिन सब के जो जो लोग रहे होंगे सब पेंशन के हैं, सब अंदर आ गए। और निजीकरण सिर्फ हमारा अकेला सवाल नहीं है, शिक्षक कर्मचारियों का अकेले सवाल नहीं है, ये देश के नौजवानों का सवाल है। क्योंकि देश में जब हमारा पूरा दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है, और वहाँ पर भी रोजगार के अवसर मारे जा रहे हैं। और आपको एक सवाल छोड़ रहा हूँ, याद रखना, इनके MP MLA के पद एक भी दिन खाली नहीं रहते। टाइम के बीच के पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो गया 18 को, मतगणना हुआ 21 को, शपथ लेना था 25 को। 25 से 26 नहीं हो सकता है, लेकिन विभागों में लाखों लाखों पद, हजारों 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 पद सालों साल से पड़े हुए, सालों साल से पड़े हुए। आपका पद एक दिन खाली नहीं हो सकता है, और नौजवानों का पद खाली पड़ा रहे। वैकेंसियां निकाली जाती हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं। आज तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हो गया है, कोई भी परीक्षा भरी जाएगी, उसको शुरू से लेकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए लड़ा जाएगा। ये देश के नौजवानों के साथ सरकारें किसी को किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन जो व्यवस्था उसकी बात कर रहा हूँ, ये व्यवस्था नकारात्मक है, देश हित में बिल्कुल नहीं। और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जब 75 वर्ष मना रहे, तो एक हुंकार ये भी होनी चाहिए कि हमारे पद भी समय पर जैसे रिक्त हों उसके पहले भर्ती हो जानी चाहिए। आप कहोगे ये सवाल विजय बंधु क्यों उठा रहे हैं, ये सवाल अटेवा क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहा हूँ कि 2004 में जो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने गलती की थी, मैं अपने नौजवान पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गलती नहीं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा, बताऊँगा और कहूँगा, सुनी जाए या न सुनी जाए, लेकिन एक दिन वही बात बार बार जो कही जाती है, दोहराई जाती है, सुनी जाती है। आगामी कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर, एक बड़ा कार्यक्रम है 1 अक्टूबर का, जिसमें सेवानिवृत्त जो NPS में है उन सब का अभिनंदन समारोह जिला मुख्यालय पर होगा। और देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश में एक साथ पूरे देश के जिला मुख्यालयों को होगा। इसकी तैयारी आप सब पहले से करें। अन्य राज्यों में अपने स्तर से, जैसे बिहार में 1 सितंबर को ब्लैक डे मनाया जा रहा, हरियाणा में अभी 13 तारीख को चिंतन शिविर है, हिमाचल में 13 तारीख को शिमला में बहुत बड़ी रैली टीम वहाँ करने जा रही है। हमारी दक्षिण भारत के हमारे तमाम सारे लोग नवंबर की एक बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं। देश के विभिन्न कोनों में, उत्तर प्रदेश में जागरूकता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार मैं खुद मंडली सम्मेलन कर रहा हूँ, संवाद समीक्षा बैठक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और एक बात मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लोग कह रहे हैं अब एक ही विकल्प है, पुरानी पेंशन हटेवा NMOPS, एक ही विकल्प है। और लोगों का बहुत फेथ है हमारे सहयोगी संगठनों पर। NMOPS जो आज पूरे देश का ब्रांड है। मैं सारे राज्यों के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने राज्यों में अपने राज्य के हिसाब से कार्यक्रम को तय करें। कुछ राज्यों में, गुजरात में और हिमाचल में दिसंबर में चुनाव है, फिर 2023 में 5-7 राज्यों में चुनाव है, जिसमें MP भी है, राजस्थान भी है। राजस्थान के साथियों से मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं,
आपको मिल गई, सोइए नहीं, सो गए तो छिन भी सकती है, तैयार रहिएगा। छत्तीसगढ़ के साथियों, सो जाओगे तो अधिकार खो जाते हैं। जो सोया वो खोया, जागते रहना, आवाज़ लगाते रहना। आपको मिल गई है NMOPS, जहाँ मान करे वहाँ खड़े हो जाना। जब मैं फेसबुक पे आता हूँ तो पता नहीं IT सेल के तमाम सारे हमारी टीम के लोग लगातार उसमें लग जाते हैं, सहयोग करते हैं। तमाम लोग रोकने का भी सहयोग करते हैं। पता नहीं मुझे उनसे कौन एलर्जी है। मज़े की बात है, जिन रोकते हैं जो लोग, उनके भी लड़ रहा हूँ पेंशन की लड़ाई। तो आप कम से कम इतना तो मन अच्छा रखिए कि कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो कम से कम उसका सहयोग करें। न कर पाए तो चुप रहें, उतना ही आपका सहयोग हो जाएगा। और आंदोलन को सही दिशा में जाने दीजिए। आपके पैर छप सकते हैं, आपके अलग मोर्चे बन सकते हैं, और मोर्चा में मोर्चा लग जाए। तमाम राज्यों में तमाम लोग छोटा छोटा अपना जिला स्तरीय संगठन खड़ा करने लगते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे देश में एक ही बैनर है, NMOPS। और हमारे नेशनल टीम के तमाम सारे पदाधिकारी, राज्यों के पदाधिकारी, उन सब से भी मैं कहता हूं कि अब थोड़ी सी अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम सब ने संघर्ष को सफलता में बदला है। संघर्ष से सफलता की ओर हम बढ़े हैं। अब तो थोड़े थोड़े दबाव में ज़्यादा बड़े परिणाम आ सकते हैं। सुस्ताने का टाइम नहीं है, आलसियाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। NPS और निजीकरण खिलाफ जंग छेड़ने का टाइम है। और पूरा देश का शिक्षक कर्मचारी आपके साथ, आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। हमारी मातृशक्तियाँ हैं पूरे देश में, वो लगातार इस आंदोलन को साथ दे रही हैं। लगातार हमारी साथी तमाम सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, और कुछ हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबके इस हौसले को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सुदूर दक्षिण के राज्यों से भी लगातार, असम से लोग जुड़े हुए हैं, उड़ीसा के बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, कश्मीर से भी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। और सब एक ही बात कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, हम साथ हैं। हम निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएगी। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी NMOPS की रणनीति पर काम कर लीजिएगा, बिना किसी लांग लपेट के NMOPS के साथ खड़े हो जाइएगा। थोड़ा सा चालाकी भी दिखाइएगा। ये तमाम लोग आपके बीच आते हैं, कहते हैं इस आंदोलन की नींव NMOPS ने डाली है। जब कोई बोलता नहीं था तब NMOPS इस देश के लोगों को बताया कि ये संभव है, और आज परिणाम सामने खड़े हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, तमाम लोगों ने, जब राजस्थान में पेंशन बहाल हुई, तमाम लोगों ने पैड पर लिख करके दिया। और मुझे जानकारी है कि जो लोग कभी राजस्थान नहीं गए वो भी बताए कि हमारी वजह से हो गया। थोड़ा सचेत होना है, बुद्धिजीवी है तो आंदोलन की धार को देखना है, आंदोलन की तरफ बढ़ना है, जो वास्तव में लड़ाई उसके साथ खड़े होना है। और NPS और निजीकरण अलग अलग चीज़ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं है। इस बात को आप सब समझें। बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम ज़िलों से भी लोग बोल रहे हैं, बरेली के लोग लिख रहे हैं, PBS हमारा हरियाणा का साथी पूरी मजबूती से, तमाम सारे लोगों को, अब नाम ले पाना सबका संभव नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नाम में क्या रखा है, संघर्ष करो, पेंशन मिल जाएगी, नाम लिखवा लिया जाएगा। और जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के साथियों से मेरा विशेष आग्रह है। और अभी भूपेश बघेल साहब हिमाचल गए थे, वहाँ की टीम ने उनके साथ बैठा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट बोला कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बहु पुरानी पेंशन 10 दिन के अंदर लागू होगी। अब इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है और आप घरों में बैठे हो, न निकलें,
उनके लिए नहीं, अपने लिए निकलें, अपनों के लिए निकलें, आने वाली पीढ़ियों के लिए निकलें। आइए एनएमओपीएस के साथ कदम बढ़ाइए। एनपीएस और निजीकरण खिलाफ आज 9 अगस्त है, जब गांधी जी ने हुंकार भरी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज आप सबसे मेरी अपील करना चाहता हूं कि आप सब और आप भी अपना डीपी बनाइए और लिख दीजिए, हमें चाहिए आज़ादी, एनपीएस से आज़ादी, निजीकरण की समाप्ति। ऐसे ऐसे डीपी आप लगाइए। जीडीपी भले न हो, डीपी सुधर जानी चाहिए। विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर तिरंगे का सम्मान करते हुए, अपनी मांग को बुलंद करते हुए, हम भी उतने देशभक्त हैं। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस देश का एक छोटा सा छोटा नागरिक, एक आम सा नागरिक उतना ही देशभक्त है, उतना तो शायद राजनेता भी नहीं है। एक अपील, एक सचेत आपको मैं और करना चाहता हूँ, क्योंकि देश भर के लोग जुड़े हैं, उसको जान लें। 24 के लोकसभा चुनाव के पहले एक और तैयारी हो रही है, इस आंदोलन को कमज़ोर करने की, इस आंदोलन को दबाने की, इस आंदोलन के विपक्ष में कुतर्क पेश करने की। हम लोग कहते हैं ना, राजनेताओं को 4-4 पेंशन मिलती है, तो 2024 के पहले एक तैयारी है कि हो सकता है माननीयों की पेंशन बंद कर दी जाए, और बंद करने के बाद कहा जाए कि अब जो पेंशन मांगे वो देशद्रोही है। मेरा आंदोलन किसी की पेंशन बंद कराने के लिए नहीं है। मेरा आंदोलन इस देश के शिक्षकों, कर्मचारियों जो पेंशन से पुरानी वंचित हैं, उनकी बहाली के लिए है, किसी की बंद कराने के लिए नहीं। गलत फहमी में आप न डालिएगा। हमारा आंदोलन हमारे अपने लिए है, इस देश की उस व्यवस्था में लाखों लोगों ने जो अपने योगदान दिए, उनके लिए। आप अपनी बंद करो तो आपकी मर्जी है, और आपकी बंद होने से आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा सदस्य रहे, उनको पेंशन अगर बंद हो जाती है तो, अमिताभ बच्चन भी लोकसभा सदस्य रहे, उनकी पेंशन बंद हो जाती है तो, विजय माल्या इस देश के सांसद रहे हैं, भगोड़े हैं, आज भी पेंशन ले रहे हैं, उनकी बंद हो जाती है तो, रेखा इस देश की राज्यसभा सदस्य रही है, उनकी पेंशन बंद हो जाती है तो, सचिन तेंदुलकर की पेंशन बंद हो जाती है, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक चपरासी, एक सफाई कर्मचारी, एक लेखपाल, एक क्लर्क, एक शिक्षक, एक देश का पैरामिलिट्री का फोर्स का सिपाही, उसकी बंद हो जाती है तो बंद हो ही गई है। उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, उसको जीवन गुजर बसर की दिक्कतें हैं। और अमृत महोत्सव है, प्रधानमंत्री जी आप 15 तारीख को बोलने जा रहे हैं लाल किले से, तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा तोहफा है, आप सबसे पहले हम लोगों से पहले अर्धसैनिक बलों को दे दीजिए। अमृत महोत्सव का एक जश्न तो उनको भी मनाने दीजिए, जिसके दम पर सीमाएं सुरक्षित हैं। दुर्भाग्य से आपने तो अग्निवीर ला दिया। ये निजीकरण है, ये सेना का निजीकरण है। आज समझ में आता, समझो, नहीं समझ में आता 10 साल बाद समझ में आए। सेना में पेंशन बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका अग्निवीर है, और मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि इस देश में राजनेता जो चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 4 साल देश के नौजवानों को सेना में भर्ती क्यों? और अगर ये व्यवस्था आपको अच्छी लगती है तो ये सारी व्यवस्था आप खुद लागू करें अपने ऊपर भी। एक बार एमएलए बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार एमपी बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? आपके पार्टी में तमाम लोग हैं, उनको मौका दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। आप तर्क दे रहे हैं ना कि 4 साल हो गए, दूसरे को मौका मिलेगा। और नौजवान सेना चाहिए, तो इस देश को नौजवान एमपी एमएलए भी चाहिए, ना चल फिर न पाने वाले नहीं। और अर्धसैनिक बल जिनको पेंशन नहीं दिया, वो आपको उठा के बैठाते हैं। ऐसे बूढ़े, ऐसे जो पैर से चल नहीं पाते, उनको भी जरूरत नहीं है आपके हिसाब से। सेना में पेंशन बंद करने का एक खूबसूरत तरीका अग्निवीर ढूंढा गया है, और कहा जाएगा जब सेना बंद होगी तो आप क्यों होते हो। इसलिए मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि ये गलत है और निजीकरण है, और निजीकरण विभागों से होते होते सेना तक पहुंच गया है। और कौन जाते हैं सेना में? किसान, गरीब, गुरबा,
खोमचा ठेला वालों के बेटे जाते हैं देश की सेवा करने, उनको आप 4 साल में विदा कर दें। पिता उनका बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो चला है। ये सेम खूबसूरत अगर नज़ीर है और आपकी योजना अच्छी है, जिसको सब जगह लागू। मजे की बात, सैनिक ही क्यों, उस सेना में जो बैठे हुए हैं एडमिरल जनरल वहाँ भी। और आज आपको सचेत करना चाहता हूँ, आपको भी डिवाइड किया गया। जो बड़े बड़े सेना में अधिकारी बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि सैनिकों का कल आपका भी नंबर आएगा। आज आप खूबसूरती से काम कर रहे हो ना, कल आपका भी नंबर आएगा। अभी 50 साल की रिटायरमेंट की बात आ गई। क्यों भाई, क्यों? राजनेताओं की रिटायरमेंट की कोई उम्र है? फिर क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य और देश चला सकते हैं और ये 50 साल का आदमी कार्यालय चल रहे हैं? बहुत सारे नौजवान जो 50 के दायरे में नहीं, वो इस पर नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए। कल आप भी आने वाले हैं इसी घेरे में। तो तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। और खासकर अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो आपको भी देखना कि आपको अमृत क्या क्या मिला। हमारा अमृत को विष बना दिया गया एनपीएस के रूप में, हमारे पदों को भरा नहीं जाता, विष बन गया है। अमृत को अमृत महोत्सव सबके लिए बनाया जाए, सिर्फ विज्ञापन और भाषण तक ही अमृत महोत्सव ना रहे, ये मेरा निवेदन है सरकारों से भी, अपने जिम्मेदार साथियों से भी, और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि घरों में बैठे हैं, जगाइए। कम से कम अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए, रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए। आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक में करिए, जिले में है जिले में करिए, प्रदेश में प्रदेश में, देश में 10 लोगों से संवाद करिए। ये संवाद ही इस आंदोलन का सफलता के रूप में मोड़ देगा। मैं पूरे देश के समस्त लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए और संगठनों की भाषा को समझें। और संगठन जो आह्वान करे, जिस तरह का कार्यक्रम डिजाइन करे, उस कार्यक्रम को आप अपने अपने जिलों, अपने अपने ब्लॉकों में लागू करने का प्रयास करिए। ये ऐसा था, ऐसा नहीं, वो तमाम डिस्कस के बाद हुआ है, वो डिस्कस हो चुका है। तो आप जो संगठन द्वारा निर्देश दें उनको हूबहू अपने अपने ब्लॉकों, जिलों, प्रदेशों में लागू करें और तेज़ी के साथ लगें। 24 की अगर तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की है तो हमारी भी तैयारी 24 की है कि हम आपसे सत्ता नहीं मांगने जा रहे हैं, आपसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने जीवन में जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले में संवैधानिक जो व्यवस्था थी उस पुरानी पेंशन को मांग रहे हैं और निजीकरण की समाप्ति कह रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं। आप सब ने इतने शिद्दत के साथ लगातार जुड़े रहे, सुनते रहे। तमाम सारे कमेंट भी आपके आते रहे। अगर आपको कुछ सवाल हैं 1-2 मिनट मैं आपसे और रहूँगा, आप सवाल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के रूप में उसी पे लिख दें, अगर मुझे दिखाई पड़ता तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तमाम सारे साथियों को लगातार कमेंट आ रहा है। बिहार को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी, आपने अपने घोषणा पत्र में रखा, आपने चुनावी रैलियों में अपनी बातें रखी। अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिहार को सौगात दीजिए। ये सौगात आपको रिटर्न गिफ्ट में बिहार के लोग 24 में बड़ी ताकत के रूप में दे सकते हैं। इसलिए आप पिछड़िएगा नहीं, आपने जो वादा किया उसको पूरा करिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। और तमाम सरकारों से भी इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 24 का आप पर नज़र है तो इस अमृत काल में हमारा अमृत है ओपीएस, मेरी भी नज़र है, हमारे साथियों की नज़र है। आप सबको फिर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं और बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। आप सब ने जो हमारी टीम को, हमारे संगठन को हौसला दिया है, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, तमाम सारे राज्यों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं एक तरफ से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों को रक्षाबंधन की, अपनी बहनों को, सबको बधाई देते हुए
स्वतंत्रता दिवस की समृद्ध बेला में प्रधानमंत्री के मुख से 15 तारीख को कुछ अमृत शिक्षकों कर्मचारियों को भी बरसेगा, और वो अमृत है ओपीएस। आप इस समृद्ध बेला में आप उसे ज़रूर बहाल करिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आपने बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अगर ओपीएस बहाल करते हैं तो पूरा देश का एक एक कर्मचारी आपको साधुवाद देगा, और यही एक ऐसा विषय है जिसमें एक भी आपको ना नहीं कहेगा। तो विदा लेता हूँ, फिर अगली कड़ी में फिर किसी विषय पर आपसे बात होगी। बस इस आह्वान के साथ ये जंग हम जीतेंगे, आपके अंदर विश्वास हो और उसके लिए लग जाइए। इसे विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहो। तो वो सूत्रवाक एक ही विवेकानंद जी का अगर हमने सब लोगों ने ले लिया, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहो, हम सब जीतेंगे। इस देश से एनपीएस को भी और निजीकरण को भी भगाएंगे, ये हमारा आपका संकल्प है। और इस अमृत महोत्सव में फिर से बधाई देते हुए उस अमृत का इंतज़ार रहेगा जो हमारा अमृत है, ओपीएस। जय हिंद, जय भारत। उन क्रांतिकारी साथियों को भी आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, आप सब जानते होंगे। काकोरी कांड लखनऊ में काकोरी एक जगह है, वहाँ पर हुआ था 9 अगस्त को। उन सब शहीदों को भी, उन सब संघर्षी क्रांतिकारियों को भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बस इस उम्मीद में कि हिमाचल में कुछ होगा, इस उम्मीद में कि परिस्थितियाँ अचानक बिहार में बदली हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता था कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती हैं। बिहार के साथियों से पुनः अपील करूंगा, अपने संगठन को ब्लॉक लेवल तक ले जाइए, जिले लेवल तक जाइए, और 1 सितंबर को काम को इतना बड़ा कर दीजिए कि सरकार आपको बुलाए और आपको सौगात दे। बहुत बहुत